नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 9 जिसका टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानसभा। तो मैं आपको आज पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 9 पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं पॉलिटिकल पूरी सीरीज आई है मेरी, उसमें आज लेक्चर नंबर 9 में करा रहा हूँ। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन प्लस PDF मिल जाएगी। और साथ ही में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं राज्य विधानसभा कहते हैं। राज्य विधानसभा जो हमारा पार्ट है वो भाग 5 का पार्ट है। राज्य विधानसभा किसका भाग है? भाग 5 का ये हिस्सा है। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 168 से लेकर 212। क्या कौन से अनुच्छेद आते हैं? 168 से लेकर 212 तक आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये आपका पूरा शुरू हो गया। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? तो सबसे पहले आपको बताएं, जब विधानसभा होती है, विधानसभा में 2 पार्ट होते हैं। कौन से? बाई कैमरल सिस्टम होता है और होता है यूनिकैमरल सिस्टम। बाई कैमरल मत होता है द्विसदन सिस्टम होता है, और इसे यूनिकैमरल को कहते हैं हम क्या? एक सदनी सिस्टम कहते हैं। अब बाई कैमरल और यूनिकैमरल फर्क क्या है? देखिए, बाई कैमरल सिस्टम जो होता है या कहते हैं द्विसदन जो सिस्टम होता है, इसमें आपका एक गवर्नर होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ये 3 पार्ट होते हैं। वहीं यूनिकैमरल में आपके एक गवर्नर होता है और खाली दूसरा क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हमारे भारतवर्ष में जो भारत देश हमारे संविधान है, उसमें देखा गया है, जो आप देखेंगे, आप मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या है? सभी राज्यों के पास क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या कहते हैं अपर हाउस नहीं होता है, ठीक है। जो विधान परिषद और उच्च सदन नहीं होता सभी राज्यों में, ठीक। हमारे यहाँ कुछ कुछ चुनिंदा राज्य हैं जिनमें क्या है? आपकी विधान परिषद है, अन्यथा क्या है? हमारे यहाँ गवर्नर होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, ठीक है। यूनिकैमरल सिस्टम ही चलता है ज़्यादातर राज्यों में यूनिकैमरल सिस्टम है। बाकी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें बाई कैमरल सिस्टम भी है। तो कौन कौन से हैं या पता होना चाहिए? बताइए सर, नाम बताइए कौन कौन से हैं। तो नाम बताते हुए आप बताएंगे उसमें। तो उससे पहले हम आर्टिकल 169 पढ़ लेते हैं। क्या? अनुच्छेद 159 पढ़ लेते हैं। आप ये 159 में आता क्या है? तो 159 में बताया गया है कि पार्लियामेंट जो संसद है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकती है, मतलब उसकी स्थापना कर सकती है, साथ ही अबॉलिश मतलब उसको समाप्त भी कर सकती है। मतलब संसद है, उसके पास ये पावर है, शक्ति है कि वो विधानसभा की स्थापना भी कर सकती है, साथ ही विधानसभा की क्या है? समाप्ति भी कर सकती है, ठीक है। और साथ ही आर्टिकल 169 में आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मतलब संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते आर्टिकल 169 के तहत। मतलब आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की एस्टेब्लिश जो उसकी स्थापना और समाप्ति है, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसका जो बिल पास किया जाएगा वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। कौन से उससे किया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल पास किया जाएगा, साधारण बहुमत के साथ। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो में जो बिल पास होगा वो कौन से बहुमत से होगा? स्पेशल मेजोरिटी से होगा। कौन सा? स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। संसद में भले ही सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, पर लेजिस्लेटिव विधानसभा में ये बिल पास विशेष बहुमत में होगा। इसमें विशेष बहुमत से होगा, ठीक है। ये तो हो गया आर्टिकल 169, आपको पूरा बता दिया है। फिर आपका आता है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ आपकी विधान परिषद होती है। तो आपको बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपनी एक विधान परिषद है या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इस 6 राज्यों में ही अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उपलब्ध है, ठीक है। तो ये आप नाम याद कर लीजिएगा, कुछ आ सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि इनमें से किस राज्य में आपकी विधान परिषद नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे इनमें से, और एक क्वेश्चन कोई अलग दे देंगे। 4 में से 3 इनमें से दे देंगे और एक कोई अलग दे देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि इसकी जो विधान परिषद या विधान स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा है, इसमें अवधि कितनी होती है, मतलब इस पर ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी। तो आपको बता दें, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब जो विधानसभा होती है, उसकी अवधि 5 साल की होती है। कितनी? 5 साल की होती है। और ये काउंटिंग कैसे होती है? जैसे सीधा लोकसभा की होती थी, जिस दिन आपकी पहली बैठक होती है, मतलब फर्स्ट मीटिंग होती है, उस दिन से लेकर आपका उसके 5 साल तक, 5 साल बाद उसी दिन ही ये क्या है? अपने आप समाप्त हो जाएगी। मतलब ऐसे एग्जाम्पल तौर पर बताऊं मैं, तो आज आपकी क्या है? 13 तारीख है, तो 13 अप्रैल को
अगर आपकी क्या है फर्स्ट मीटिंग हुई है और 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो मैं पहले 13 अप्रैल 2023 में हुई है ना? तो 5 साल ऐड करेंगे तो 13 अप्रैल 2028 में ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है? अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी हाउस है, अस्थायी सदन है। ठीक है? इसलिए ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा ये। वहीं आप बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की, तो ये आपका कैसा परमानेंट हाउस है ना? परमानेंट हाउस है, स्थायी सदस्य है, सदन है ये। ये क्या है, डिसॉल्व नहीं होता, ये भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप भंग नहीं कर सकते, पर इसको समाप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी एबॉलिश्ड, मतलब इसको भंग नहीं कर सकते आप, पर इसको समाप्त किया जा सकता है। कि आप क्या है, पूरी तरह से समाप्ति की जाएगी। उस राज्य के अंदर, हर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, तो उसको पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा कि उसमें आप विधान परिषद रहेगा ही नहीं। ये कर सकते हो आप। पर आप कहो कि उसे अभी 1 महीने या 2 महीने के लिए बिल्कुल समाप्त कर भंग कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? 1-2 महीने के लिए भंग नहीं, परमानेंट भंग हो जाएगी, परमानेंट समाप्त हो जाएगी उसे, पर 1-2 महीने के लिए नहीं होगी। भाई इसमें भी वही सिस्टम होता है जो राज्यसभा के अंदर सिस्टम होता है। क्या? उनके जो 1/3 मेंबर होते हैं, वो हर 2 साल में क्या है, रिटायर हो जाते हैं। मतलब जो भी मेंबर है, 300 मेंबर हैं अगर आप मान के चलिए, तो 300 में से 100 मेंबर जो है, हर 2 साल पे क्या है, रिटायर हो जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल से, विधान परिषद से। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपोजिशन, मतलब जो विधान आपका जो राज्यसभा राज्य विधानसभा है, इसके कंपोजिशन कैसा है, मतलब संयोजन कैसा होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, मतलब मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, वो 500 होंगी। विधानसभा की मैक्सिमम सीटें 500 हो सकती हैं, और मिनिमम जो न्यूनतम सीटें हो सकती हैं, वो कितनी, सिर्फ 60 होंगी। मतलब कम से कम 7 सीटें, और हद से हद 500 सीटें हो सकती हैं किसी भी विधानसभा के अंदर। ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है? इनके इलेक्शन कैसे होते हैं? इनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं इनके। कैसे निर्वाचन, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इलेक्शन कैसे? तो डायरेक्ट इलेक्शन में समझ लीजिए जैसे कि आप, जिसमें आप वोट देते हैं, है ना? आप राज्य के राज्य इलेक्शन होते हैं, राज्य के इलेक्शन होते हैं जिसमें राज्य के लोग जाते हैं और चुनाव अपना वोट डाल के आते हैं, है ना? तो सेम इसमें आप, जो आम व्यक्ति होता है, आम इंसान होता है, कॉमन मैन होता है, वो कॉमन मैन वोट डालता है अपने प्रत्याशी चुनने के लिए। ठीक है? और इसको कहते क्या है, इनके इलेक्शन को सिस्टम को कहते हैं? तो इनके इलेक्शन सिस्टम को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब यूनिवर्सल वार्षिक मताधिकार भी कहते हैं। ठीक है? और साथ ही में इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं क्या? मतलब जो पूरा विधानसभा होता है, इसमें कोई नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं भी? हाँ बिल्कुल होते थे, दो शब्द में बोल रहा हूँ, होते थे, अब नहीं है। कैसे? जो नामित सदस्य से पहले एक हुआ करता था, जो गवर्नर द्वारा, जो राज्यपाल होता है राज्य का, उसके द्वारा चुना जाता था। वो कौन से वो होते थे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई एक व्यक्ति जो राज्य का राज्यपाल होता था या गवर्नर होता था, वो चुनता था। पर हमने क्या है, 2020 में हमने 104th अमेंडमेंट लेके आए थे, संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए थे 2004 में। इसमें हमने क्या है, इसको समाप्त कर दिया। अबॉलिश मतलब हो गया समाप्त कर देना। अबॉलिश मतलब क्या हो गया, समाप्त कर दिया है। मतलब अब ये जो वन मेंबर था, इसे नॉमिनेट किया जाता था, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब क्या है, आपका जो वन मेंबर होता है, एक मेंबर जो नॉमिनेट नहीं किया जाता है, इसको समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक है? पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करेंगे किसकी? अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, बात करते हैं विधान परिषद की, बात करते हैं। तो विधान परिषद की मैक्सिमम सदस्य, मतलब मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, कितनी संख्या हो सकती है, ये चीज़ की बात करें तो विधान परिषद में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1/3 की हो सकती है, जो संख्या होती है 1/3 हो सकती है किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब सर कैसे, मतलब समझ नहीं आया? तो वही मैं आपको बताया कि अगर आपकी विधान सभा में, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें अगर आपके 300 सदस्य हैं, तो आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आपके 300 सदस्य हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके कितने, सिर्फ 100 सदस्य होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सिर्फ 100 हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 300 का 1/3 जो होता है, वो कितना होता है? 100 होता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपकी विधानसभा में अगर 300 सदस्य हैं, तो विधान परिषद में हद से हद कितने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, उससे कम नहीं। ठीक है? पर उससे ज़्यादा नहीं, सॉरी कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, पर 100 से कम हो सकते हैं। और कम कितने हो सकते हैं? तो कम की भी लिमिट लगा रखी है। कम से कम कितने होंगे? तो कम से कम की बात करी जाए तो कम से कम सिर्फ 40, कितने, 40 होंगे। मतलब
अगर बात की जाए कि जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें मैक्सिमम 40 सदस्य से ज़्यादा होने चाहिए, 40 सदस्य से क्या ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही आपका 40 सदस्यों से ज़्यादा होना चाहिए, और 100 सदस्यों से कम होना चाहिए, 100 या फिर 100 से बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, वहीं आपकी बात करिए नॉमिनेटिंग मेंबर, इसमें नामी सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होता है, इसमें सदस्य चुने जाते हैं, वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर जो होते हैं, आप जो भी बात कर लें, आज जो 100 लोग सदस्य हैं, 100 में से जो 1/6 हो गए, मतलब आप मान के चलिए कि आप मान चलिए ऐसा कि 17-18 लोग जो हो गए, 17-18 करीब मान के चलिए, 17-18 लोग जो है 100 में से 18 लोग जो है, एवरेज मान चल रहा हूँ मैं, 18 लोग जो हैं, वो 18 लोग हैं, वो आपके नॉमिनेटी होंगे, मतलब नामे सदस्य होंगे। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा उनको चुना जाएगा। किसके द्वारा चुना जाएगा? राज्यपाल द्वारा उनको चुना जाएगा। और कौन से फील्ड से चुना जाएगा? तो फील्ड्स आपके कौन कौन से हैं? आर्ट हो गया, कला जिसे कहते हैं, साइंस या विज्ञान, लिटरेचर या जिसे कहते हैं साहित्य, या सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा, या कॉरपोरेटिव मूवमेंट या सहकारी आंदोलन से जो संबंधित लोग हैं, उनको जो राज्य विधान परिषद है उसमें चुना जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो गई। फिर हम पढ़ते हैं, अगर उसके अलावा सदस्य होते हैं वो कहाँ चुनेंगे? आप मान लीजिए 100 आपके मेंबर्स हो गए। ठीक है, 100 मेंबर्स हैं, 100 में से आपने 18 आपने चूज कर लिए, आपने आपके गवर्नर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा आपके चूज कर लिए गए। ठीक है, बाकी बचे हुए कितने? बाकी जो 82 सदस्य बचे वो कहाँ से आएंगे? बाकी जो 82 सदस्य बचे हुए हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से या अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आपके आते हैं विधान परिषद में। अब भैया इनका मेथड कौन सा हो चुनाव का? तो सिंपल, जो चुनाव आपका राज्यसभा में होता है, वही चुनाव आपका जो राष्ट्रपति द्वारा चुनाव किया जाता है उसमें होता है, वही सब इसमें होता है। कौन सा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सिस्टम का नाम क्या होता है? PRSTV। अब आपने देखा होगा, मैं हर बार जब भी इलेक्शन की बात करता हूँ और जब भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करता हूँ, उसमें एक मेथड की बात जरूर करता हूँ। वो मेथड कौन सा होता है? PRSTV मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार आपको लिख के देता हूँ जिससे कि आप याद हो जाए आपको। ठीक है, इसमें आप कैसे, अब जो 82 सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे? तो इसमें तरीका जो है इसमें बताया गया है कि 82 मेंबर्स हैं, इसमें जो 1/3 मेंबर हैं वो आपके कैसे लोकल बॉडी से आएंगे, मतलब स्थायी निकायों द्वारा आएंगे। वहीं जो 1/3 मेंबर और जो बचे हुए, उसको जो 1/3 मेंबर है वो बाई MLA द्वारा, मतलब MLA द्वारा उन्हें चुना जाएगा। और 1/12 मेंबर जो होते हैं, है ना, जो पूरी संख्या का जो 1/12 मेंबर होते हैं, वो मेंबर्स आपके वो कहाँ से होंगे? वो ग्रेजुएट होंगे या स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं 3 सालों के लिए। ठीक है, जिन लोगों की 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी हो। वहीं 1/12 जो मेंबर और बचे हुए जो 1/12 स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी कौन? टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं उस राज्य के। ठीक है, जिनके बाद 3 साल से क्या है, टीचर है वो उस राज्य के, वो क्या है, चुने जाते हैं किसमें? विधान परिषद में। ये पूरा सिस्टम हो गया विधान परिषद में, कैसे कैसे लोगों को चुना जाता है। और इसकी बात देखेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आता है, थोड़ा टफ पड़ता है। अगर आप देखेंगे राज्यसभा से, राज्यसभा देंगे तो इससे हटके है। राज्यसभा में आपके चुने जाते हैं पूरे पूरे सिस्टम में आपके, बाकी 12 मेंबर जो होते हैं वो आपके राष्ट्रपति में चुने जाते हैं, और बाकी सभी क्या है, आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, उसके दौरान चुने जाते हैं। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे, पर कंडीशन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या होगा, उसमें भी फिक्स कर रखा है कि लोकल बॉडी से कितने लोग होंगे, आपके MLA द्वारा चुने गए कितने लोग होंगे, आपके जो ग्रेजुएट्स पीपल होते हैं वो कितने होंगे, और जो आपके टीचर्स होंगे, शिक्षक होंगे, उनकी जगह यहाँ पे रखी गई है आपकी, है ना, सबकी जगह क्या है, फिक्स कर दी गई है। फिर आते हैं आपका चुनाव के बारे में आते हैं। अब चुनाव कैसा होता है, इलेक्शन कैसा होता है? तो इनके जो चुनाव होते हैं, आपके जो विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसके जो चुनाव है, तो जो इलेक्शन है वो कौन कराता है? इनको चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। या सभा की बात करें तो विधानसभा के भी चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और इन्हें के डिस्प्यूट या विवाद कोई आता है तो विवाद कौन देखता है? तो इनके विवाद देखता है हाई कोर्ट। अगर कोई राज्यसभा में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो जिसे हम विधानसभा कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, इनके चुनाव हो रहे हैं, इनमें कोई आपको दिक्कत परेशानी लगता है, कोई चीटिंग करी गई है, या किसी तरह का गलत तरीका अपनाया गया है, तो इसका जो डिस्प्यूट है या कोई दिक्कत परेशानी है, वो कौन देखेगा? हाई कोर्ट देखेगा। ठीक है, और जो सदस्य होते हैं आपके इनके,
विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाते हैं गवर्नर, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो शपथ दिलाते हैं दोनों विधान परिषद के और विधानसभा के दोनों के सदस्यों को क्या शपथ दिलाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, बात आती है योग्यता की। भाई क्या योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए? तो भाई पहली कंडीशन तो यही है एकमात्र कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी बार आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा की बात करेंगे तो कम से कम आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल या कहते हैं विधान परिषद की बात करेंगे तो उसमें आपकी कम से कम 30 साल की उम्र होगी, तभी आप क्या है सदस्य बन सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद के। ठीक है, अब आपका आता है क्या वैकेंट, मतलब आपका जो एक पद है या कह दीजिए आपका जो पद है या कब तक आपका वो छाप से छीन लिया जाएगा या कब तक खाली रहेगा, वो कब खाली कर दिया जाएगा आपका पद। तो सीधा कंडीशन ये है, अगर कोई सदस्य है जिसके पास दोहरी नागरिकता मतलब डुअल मेंबरशिप या कहते हैं दोहरी नागरिकता है, उसके बाद जैसे मान लीजिए उसके बाद राज्य विधानसभा की भी सदस्यता है और विधान परिषद की भी सदस्यता है, तो क्या है वो विधान परिषद का सदस्य अपने आप हट जाएगा, है ना, वो नहीं हो सकता है। इसमें सिंगल की बात है कि आपके पास एक नागरिकता होगी, वो सिर्फ विधान परिषद की होगी। अगर विधानसभा विधान परिषद दोनों की आपके पास नागरिकता है, वो आपका मेंबरशिप है, तो आपको क्या है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो आपका जो पद है वो खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है, अगर कोई व्यक्ति 60 दिन से लगातार 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित या एब्सेंट रहता है तो भी आपका पद खाली हो जाता है, या मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए वह व्यक्ति मान लिया जाता है कि अब इस पद के लिए लायक नहीं है। ठीक है, तो वो पद खाली हो जाता है अपने आप, फिर उसकी जगह कोई नया व्यक्ति चुन लिया जाता है। वहीं फिर आपका आता है क्या डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होता है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसका अयोग्य कैसे घोषित किया जाता है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई आपका सदस्य है वो अयोग्य कैसे घोषित किया जाएगा। तो उसमें सिंपल कंडीशन होती है कि इसमें आपने मैं राज्यसभा आपने पढ़ा वीडियो देखी हुई थी, तो राज्यसभा में मैंने बताया है, तो राज्यसभा में मैंने आपको बताया था कि इसमें केस 1 और केस 2 होते हैं, दो कंडीशंस केस होते हैं आप किसी को डिस्क्वालीफाई अयोग्य घोषित करने के। कौन कौन से होते हैं? तो पहली कंडीशन जो केस 1 होता है, इसमें क्या होता है राष्ट्रपति जी हैं वो कर सकते हैं, या कह दीजिए गवर्नर कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी या गवर्नर क्या है उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इसकी कंडीशन है वो सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे, किसकी सलाह लेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह लेने के बाद ही वह व्यक्ति अयोग्य घोषित या डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। सलाह लेंगे, बाध्य नहीं उनके ऊपर, सलाह लेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी बात पक्की तरह मानेंगे नहीं, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खाली एडवाइस करेगा कि राष्ट्रपति जी इनको आप हटा दीजिए, ये गलत हैं, है ना। क्या अगर राष्ट्रपति जी पूछेंगे तो, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही पहुंच गया, वो पूछेंगे, वो आपसे आके पूछ लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भाई इनका देखो ये व्यक्ति का सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सही से काम कर रहा होगा तो रख लेंगे ही, और सही से काम नहीं कर रहा होगा तो क्या है राष्ट्रपति जी उसको निष्कासित कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहली कंडीशन, ये क्या फंड कंडीशन हो गई। वहीं आपकी बात करें केस 2 की, तो केस 2 में सिंपल कंडीशन क्या है, केस 2 में कोई व्यक्ति है उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। कौन सा? दल बदल विरोधी कानून लागू लग जाता है, वो दल बदल विरोधी कानून लग जाता है किसी के ऊपर, तो व्यक्ति भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आप सर बताएंगे दल बदल कानून कैसा है? तो जैसा मैंने आपको आपने मेरा राज्यसभा वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है पार्लियामेंट की जो सिस्टम, मैंने पार्लियामेंट की वीडियो बनाई है, 2 लेक्चर लेके आया हूँ, उन दोनों में मैंने आपको समझाया है। अगर वो आपने देखी होगी तो आपको ये चीज़ जल्दी समझ आएगी। इसमें तब भी और अच्छे समझा देता हूँ मैं। तो ऐसा होता है, अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो दूसरे पार्टी से है, मान लीजिए एक पार्टी बीजेपी मान लीजिए, कांग्रेस मान लीजिए, तो अभी इस पार्टी कौन सी उसमें है, पावर में कौन सी पार्टी है? तो बीजेपी पावर में है और आपकी कांग्रेस है वो आपकी विपक्ष में है। अब बात आती है कि एक कोई केस हो रहा है पार्लियामेंट में, आपका वोटिंग हो रही है ना, वोटिंग हो रही है। वोटिंग में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो विरोधी दल का व्यक्ति है, मतलब जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, कोई व्यक्ति जो उनका सदस्य जो है वो अपनी पार्टी के विरोध में वोट कर दे,
तब उस पर दल बदल कानून लग जाता है, या ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तब भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून लग जाता है। ठीक है, अब कंडीशन ये आता है कि दल बदल विरोधी जो कानून है वो कौन इम्पोज करता है? तो इम्पोज करता है ये प्रेसिडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी होता है उस सभा का, कोई भी सभा हो, चाहे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या आपकी राज्यसभा हो, है ना, या आपकी लोकसभा हो या आपकी राज्यसभा हो, या जैसे हम कहते हैं विधानसभा। तो कोई भी आपकी हो, वो आपकी क्या है, जो उसका जो हेड होता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है या उसका पीठासीन अधिकारी होता है उस सभा का, वो उस सभा का व्यक्ति उस जो नेता है, जो सदस्य है, उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून ला देगा और उसको क्या है, डिस्क्वालीफाई कर देगा, अयोग्य घोषित कर देगा। ठीक है, ये आपके 2 केस हो गए डिस्क्वालिफिकेशन के। मैंने बहुत अच्छे समझाया है, अगर आप सब दोबारा समझेंगे तो दोबारा रिपीट कर देख लीजिएगा और अच्छी समझ आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या, प्रेसिडिंग ऑफिसर, मतलब अब क्या आता है, अब आता है प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के पीठासीन अधिकारी। अब विधानसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो सीधी सी बात है, जो विधानसभा जो है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? स्पीकर होता, सभापति होते हैं, है ना। आप जानते हैं राज्यसभा होती है ऐसे लोकसभा होती है, लोकसभा के स्पीकर भी होते हैं, ऐसे राज्यसभा के भी स्पीकर होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी कौन होते हैं? सभापति होते हैं, स्पीकर होते हैं। अब स्पीकर कौन होते हैं? तो जो स्पीकर होते हैं वो हेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। जो भी स्पीकर हो, पीठासीन अधिकारी होता है, या मान लीजिए पीठासीन अधिकारी मान लें, या प्रेसिडिंग ऑफिसर कह देते हैं उस व्यक्ति को। तो जो भी प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का, वो कौन होता है? एक तरह से प्रमुख होता है, हेड होता है, किसका? उस सभा का, या एक मान लें उस सभा का क्या प्रमुख होता है। ठीक है, और ये मेंबर जो होता है, ये मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, मतलब जो पीठासीन अधिकारी है या आपका स्पीकर है, वो सदस्य होना चाहिए आपकी विधानसभा का, तभी वो आपका क्या है, प्रेसिडिंग स्पीकर बन सकता है या प्रेसिडिंग ऑफिसर बन सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, और बाई चांस बात आती है कि किसी कारणवश जो स्पीकर है या प्रेसिडिंग ऑफिसर है, जो प्रेजेंट प्रेसिडिंग ऑफिसर है, वो किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, कोई स्वास्थ्य कारण या कोई और रीज़न ना हो, तो वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, वो किसे देंगे? तो वह अपना इस्तीफा जो कह दें, या कह दें रेजिग्नेशन लेटर है, वो अपने डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। डेप्यूटी स्पीकर या कह दें उप सभापति जो होते हैं, उनको देते हैं। कौन देता है? स्पीकर जो होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर या कह दें इस्तीफा पत्र उप सभापति को देता है। किसकी बात हो रही है? यहाँ विधानसभा की बात हो रही है। वहीं इसके जो इलेक्शन होते हैं, एक बार कैसे चुना जाता है इनको, तो सिंपल सी होती है, जो विधानसभा के या कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या कह दें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। किसको? स्पीकर को चुना जाता है, कहते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, वो चुना जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के। ठीक है, और इनको हटाएगा कौन? तो इनको हटाने का अधिकारी मेंबर ऑफ लोकसभा, या मतलब कह सकते हैं एक तरह से आपका जो मेंबर ऑफ यहाँ लोकसभा, यहाँ मान लीजिए वो लेजिस्लेटिव असेंबली मान लीजिए, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली या कह दें विधानसभा के। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही वोट करके क्या है, पहला जो केस 1 के हिसाब से उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, उस व्यक्ति को मतलब उनको हटा देंगे कि भाई ये व्यक्ति ऐसे से ये स्पीकर है या प्रेसिडिंग ऑफिसर है, ये अपने पद का सही से उपयोग या अपना पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके तहत इनको हटा दिया जाएगा, या इस काबिल, इस पद के रहने के काबिल नहीं है, इसलिए इनको हटा दिया जाए। वोटिंग होगी, इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, जो इलेक्शन चुनने का तरीका क्या होता है। अब जैसे इनके पास वोट का अधिकारी भी होता है, देखो पीठासीन अधिकारी भी होता है, जो सभापति होता है वो वोट का अधिकारी होता है। अब कैसी बात आती है, जैसे कोई मैटर चल रहा है ना, कोई मैटर चल रहा है, उसमें स्पीकर है, उसके वोट का भी महत्व होता है। ठीक है, उसके वोट का ही महत्व होता है। केस 2 होता है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई व्यक्ति क्या है गलत, वो अपना दल बदल विरोधी कानून लागू उस पर लग जाता है, तो ये कौन लगाता कौन है? तो ये लगाता कौन है? आपके स्पीकर ही लगाता है, सभापति लगाते हैं। ठीक है, जब कोई मामले हो, अन्य मामले हो गए, अध्यक्ष होंगे, मतदान करे आ रहा है, तो दूसरे मामले के तहत
निर्णायक या निर्णायक वोट देने का अधिकार भी होता है किसके, सभापति का। अब जैसे कोई व्यक्ति वोट चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब कोई बिल पास हो रहा है ना, बिल पास हो रहा है, उसमें क्या हुआ, दोनों तरफ जो आपके पक्ष के सदस्य हैं और विपक्ष वाले दोनों ने 50-50 वोट कर दिए, है ना। अब 50-50 ये हो गया, टाई हो गया ना। तो क्या करें, तो जो निर्णायक मत होता है, जैसे ही अगर सभापति पक्ष की तरफ जाते हैं तो 51 हो जाता है, तो बिल आपका पास हो जाएगा। अगर विपक्ष की तरफ चले जाते हैं, ये 51 हो जाएगा, तो क्या है, आपका जो बिल पक्ष वाला जो लेके आया वो रद्द हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्शन का एक प्रोसेस। फिर आपका आता है स्पीकर, मतलब सभापति है वो क्या, अध्यक्ष, स्पीकर जो अध्यक्ष होता है वो स्थगन कर सकता है, मतलब कोई भी आपका जो मेंबर है उसको स्थगित कर सकता है, हटा निकाल आपका डिस्क्वालीफाई कर वो निकाल सकता है, कुछ समय के लिए सजा के तौर पे निकाल सकता है। कितने, 1/3 मेंबर या 10% मेंबर को निकाल सकता है। सीधी बात है, बिना किसी कोरम के 1/3 मेंबर या 10% मेंबर्स को वो स्थगन उनको एडजॉइंट कर सकते हैं, मतलब उसको निष्कासित कर सकते हैं एक समय तक के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती है डेप्यूटी स्पीकर की, अगर बात करते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो भी किसके, विधानसभा के सदस्य होते हैं। और ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, स्पीकर को देंगे, है ना। जो स्पीकर होता है विधानसभा का, उसको ये अपना त्याग पत्र देंगे। साथ ही इनमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इनका डेप्यूटी स्पीकर काम क्या होता है, तो डेप्यूटी स्पीकर बाई चांस अगर ऐसा कभी होता है किसी कारणवश जो स्पीकर है, जो सभापति है, वो अब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है, तो उनका कार्यभार कौन संभालता है, डेप्यूटी स्पीकर या उप सभापति उनका कार्यभार संभालते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि उप सभापति भी क्या एब्सेंट हो जाएं या अनुपस्थित हो जाएं, तो क्या होगा, तो जो मेंबर ऑफ पैनल है, मतलब पैनल के जो सदस्य होते हैं, उनके पूरे पैनल जो होता है, उस पैनल के जो सदस्य हैं वो क्या है, अपना जो विधानसभा है उसके को आगे बढ़ाएंगे, उनका कार्य आगे पूरा करेंगे। ठीक है, किसी कारणवश अगर ये दोनों एब्सेंट हो जाते तब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसकी, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी की बात करेंगे। अब जैसे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या हो गया, तो जो विधान परिषद का मतलब हो गया जैसे आपकी राज्यसभा होती है ना। विधान परिषद क्या हो गया, बिल्कुल राज्यसभा की तरह हो गया आपका। तो इसमें क्या होता है, जैसे राज्यसभा में आपका चेयरमैन होता है, ऐसे ही विधान परिषद में आपका चेयरमैन होता है। राज्यसभा में आपका डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ऐसे ही आपका विधान परिषद में भी आपका डेप्यूटी चेयरमैन होता है ना। दोनों होता है, फिक्स हो गया। अब क्या होता है, जो चेयरमैन होता है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, या कहते हैं विधान परिषद जो होता है, चेयरमैन होता है वो उसका सदस्य होता है किसका, विधान परिषद का। तो जाहिर सी बात है, फिक्स है कि जो मेंबर होगा, चेयरमैन जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का या विधान परिषद का, जो सदस्य होगा वही आपका क्या है, आपका सभापति बन सकता है आपका विधान परिषद का। ये तो पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी क्या है, इसको चुना जाता है, इनको इलेक्शन किया जाता है किसके द्वारा, विधान परिषद द्वारा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ही क्या है, वोट कराया जाता है। उनके सदस्य जो होते हैं वो वोट करते हैं और अपना जो चेयरमैन है, सभापति है, वो चुनते हैं। तीसरा क्या है, इनको हटाया कौन, तो इनको हटाने का अधिकार भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास है, विधान परिषद के पास है। ठीक है, और अगर बाई चांस चौथी बात ये आती है कि यार कंडीशन ये आती है कि चेयरमैन को अपने पद से इस्तीफा देना, कोई कारणवश कोई दिक्कत परेशानी आई, वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो इस्तीफा किसको देंगे, तो अपना जो रेजिग्नेशन या कहते हैं इस्तीफा पत्र है वो देंगे डेप्यूटी चेयरमैन को या उपाध्यक्ष जो होता है उसको देंगे। ये कौन होता है, ये चेयरमैन हो गए आपके। ठीक है, फिर आता है आपका क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन आता है, उपसभापति आते हैं। अब ये कौन होते हैं, तो आप मान लीजिए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उपसभापति का होते हैं, ये भी आपके विधान परिषद के सदस्य होते हैं। इनका इलेक्शन क्या सा होता है, इनको भी कौन, विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं। ये अपना इस्तीफा या त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे, चेयरमैन को देंगे। और इनको हटाएगा कौन, तो विधान परिषद के सदस्य ही इनको हटा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, इसमें भी जैसे विधानसभा में हमने पढ़ा था, अगर ऐसा होता है चेयरमैन भी एब्सेंट हो जाए, फिर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट हो जाए, बस चेयरमैन एब्सेंट हो गए तो डेप्यूटी चेयरमैन उपसभापति कार्यभार संभालेंगे। अब उपसभापति भी एब्सेंट हो गए तो पैनल, मेंबर ऑफ पैनल जो होते हैं वो कार्यभार संभालते हैं किसका, विधान परिषद का। तो ये तो पूरा तरीका हो गया आपका क्या है, विधान सभा परिषद का पूरी जानकारी दे दी मैंने आपको। ठीक है, पर यहाँ पे एक नोट करने वाली बात आती है, ये होती है कि विधान मंडल, वो आपके विधान राज्य विधान मंडल जो होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, आप राज्य विधानसभा भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है।
याद रखिएगा, जैसे अपना जो सेंटर में क्या होता था, वहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग बुला सकते थे, है ना। पर यहाँ गवर्नर ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती या कोई पावर नहीं होती है जिसके तहत क्या है, ये विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों को बुला के एक जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर में, आपका राज्य विधानसभा में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये तो पहली आपकी होगी नोट करने वाली बात। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर कोई भी आपका ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक आता है किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, तो वो उसको अगर पहली बार आता है तो 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 3 महीने तक वो रख के बैठ जाएंगे, अब कह रहे हैं हाँ हम विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 3 महीने तक क्या है, उस पर डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो 3 महीने तक डिसीजन नहीं लेंगे तो पास हो जाता है। अगर 3 महीने बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया तो हाँ में गया डिसीजन तो पास हो जाएगा, अगर ना में गया तो क्या है, वापस पहुंच जाएगा विधानसभा के पास, और फिर विधानसभा वही बिल दोबारा आपको विधान परिषद में भेज दे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दे, है ना। तो क्या होगा, फिर दूसरी बार में काली से भी 1 महीने के लिए उसको रोक सकते हैं। 1 महीने बाद अगर ये डिसीजन अपना दे देते हैं तो सही है, अन्यथा ये पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राज्य विधानसभा पूरा कंप्लीट हो गया आज की वीडियो में। आज की वीडियो छोटी भी रही है, रीज़न क्या है, छोटा टॉपिक था ये, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है जानबूझ के, कि आपको अलग से समझा सकूँ ये क्या होता है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही होता है, यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, आपकी क्या है, राज्य विधानसभा खत्म हो गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।